सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट के क्रम में आज का क्रम है 11वां। और दोस्तों इसके पहले की टेस्ट सीरीज चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये है, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। कहने का मतलब ये इक़्तिदारी व्यवस्था थी, मुद्रा प्रणाली थी और सैन्य संगठन, ये सारी व्यवस्थाएं जो है इल्तुतमिश की देन है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा है, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? क्या इकबालनामा के नाम से जाना जाता है, या रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, या अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, या सनीयत उल औलिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो क्या सोम से है, सावित्री से है, इंद्र से है, या अग्नि से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सावित्री हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर होगा, सावित्री। और दोस्तों ये सावित्री की स्तुति गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, तो किसका है? महाभिनिष्क्रमण का है, धर्मचक्र परिवर्तन का है, महापरिनिर्वाण का है, या बुद्ध के जन्म का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बुद्ध के जन्म का है। अर्थात बौद्ध गाथाओं में जो हाथी प्रतीक है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, रघुनाथ राव ने, या सदाशिवराव भाऊ ने, या इब्राहिम गारदी ने, या विश्वास राव ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वास राव ने। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखिए। इसमें पहला है मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा है कृष्ण मिशन, तीसरा है कैबिनेट मिशन और चौथा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब निम्नलिखित कूटों का सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो विकल्प के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो पहला है मार्ले मिंटो सुधार है, और उसके बाद ये चौथा आएगा, चौथा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा जो कृष्ण मिशन है, फिर तीसरा आएगा कैबिनेट मिशन। तो कहने का मतलब 1, 4 और 2, 3, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 7वां नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 7 नंबर दिया गया है, यह है, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका संबंध जो दोस्तों है ये दिया गया एनी बेसेंट से, और गदर पार्टी का संबंध है लाला हरदयाल से, और होम रूल लेक पूना जो है बाल गंगाधर तिलक से है। तो इसका कौन सा युग्म सही नहीं पूछा गया है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात इनका संबंध इससे नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो
इसका ऑप्शन दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार वर्ष बनी, और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, अथवा डी ऑप्शन हमारा है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो इसका जवाब देख लेते हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा सही, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं तो भारत विभाजन का जो बाल्कन प्लान यानी बाल्कन प्लान का उपज था, तो उपज क्या था ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं डब्ल्यू वर्चिक के मस्तिष्क का था, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का था, या लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था, अथवा बीपी मेनन के मस्तिष्क का था। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो बाल्कन प्लान उपज था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या जेबी कृपलानी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो मित्रों कौन थे उस समय? तो अगर बात कर ली जाए कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो उस समय के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी में दिया है जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी उस समय के अध्यक्ष रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा 11 नंबर, नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो क्या है ये? ऑप्शन दिया है असम हिमालय का भाग है, या कुमायूं हिमालय का भाग है, या नेपाल हिमालय का भाग है, अथवा पंजाब हिमालय का भाग है। तो दोस्तों इसके उत्तर की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों कुमाऊं हिमालय का ये भाग है, यानी नंदा देवी चोटी जो है ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 12 नंबर। 12 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दिया गया है रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है टेहरी बांध योजना कहते हैं, या थीन बांध योजना कहते हैं, या पोंग बांध योजना कहते हैं, या माही बांध योजना कहते हैं। तो मित्रों ये योजना की बात की जाए तो योजना इसका जो दिया गया है वो दोस्तों है थीम बांध योजना इसको कहते हैं, अर्थात जो रावी नदी पर योजना क्रियान्वित की गई है उसे थीम बांध योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आता है अगला, तो 13 नंबर की बात करें तो सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करना है इसको, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देखना है। अब चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। अब सूची फर्स्ट में जो है वायुमंडलीय परत दिया है और उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं उनके बारे में दिया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल की बात करें तो इसका मिलान कर लेना है। तो दोस्तों इसमें क्षोभ मंडल का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य ताप पतंतर। सामान्य ताप पतंतर हो जाएगा, अर्थात ये और बी सी डी इस प्रकार अगर लिखते हैं तो ए का जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। चलिए साथ साथ मिलान भी करते चलते हैं। और दूसरा हमारा आता है समतापमंडल। तो समतापमंडल की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा वायु की क्षैतिज धारा प्रवाह, हो जाएगा वायु की क्षैतिज धारा प्रवाह जो कि 3 में दिया गया है, तो ये 3 हो जाएगा। और सी हमारा आता है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल की बात की जाए तो ये पराबैंगनी जो 2 ऑप्शन में दिया है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। और लास्ट के आयन मंडल की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये पहला नंबर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। अर्थात संख्या में अगर देखा जाए तो हमारा आ जाएगा 4, 3 और 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 43, 21 देख लेते हैं किस में दिया गया है। तो 43, 21 जो आपका आता है वो सी ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर की यदि बात की जाए तो इसको तो पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं 14 नंबर। यमुना नदी के किनारे जो बसा शहर है ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, आगरा है, या फर्रुखाबाद है? तो मित्रों जो यमुना नदी के पास में बसा शहर है वो दिल्ली अर्थात मथुरा और दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसे हैं। तो यमुना नदी की बात यहाँ की गई है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आगरा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इसमें दिए गए हैं, जो शहर दिए गए हैं उनके जो स्थान दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हैं, तो उनका डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो पहले नदी गंगा है, जो कि भारत में सबसे बड़ी नदी है, ये गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है। हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद दोस्तों कानपुर है। कानपुर है। और तीसरा है ये पटना है, यानी बिहार की राजधानी पटना। और दूसरा वाराणसी है। वाराणसी है। ये 4 शहर जो है गंगा गंगा के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है और वाराणसी है। दूसरा दोस्तों देखते हैं झेलम नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो झेलम की यदि बात करते हैं तो झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर बसा हुआ है। और बात करते हैं, तीसरा हमारा आता है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के किनारे जो बसा शहर है वो दोस्तों विजयवाड़ा शहर है। विजयवाड़ा शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट हमारा है वो है सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो दोस्तों सरयू नदी की बात की जाए तो ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या अयोध्या बसा हुआ है। और गोमती नदी की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे जो बसा शहर है दोस्तों वो लखनऊ बसा हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसा शहर है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी है। और नेक्स्ट जो शहर है वो डिब्रूगढ़ है। क्या है? डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ है। इसको देख लेना। तो दोस्तों ये हमारे रहे कुछ नदियाँ और नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थानों की जोड़े बनाना है। ये नदियाँ दी गई हैं और उद्गम स्थल दिए गए हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा है सतलज नदी। सतलज नदी की बात करते हैं दोस्तों। सतलज नदी की अगर बात करते हैं तो ये सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकला हुआ है। तो ये राकस ताल से निकला हुआ है। तो राकस ताल तीसरा हो जाएगा, अर्थात ए का तीसरा हो जाएगा। फिर चलते हैं झेलम देखते हैं। तो झेलम जो है ये शेषनाग झील है, तो अर्थात बी का जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इसी क्रम में कावेरी नदी कहाँ से निकली है। तो कावेरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी से निकली है, अर्थात सी का पहला हो जाएगा। और डी की बात करते हैं तो डी नर्मदा नदी कहाँ, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। तो दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा, अर्थात 34 और 12 इसका क्रम आएगा। तो 34 12 किस में देखते हैं। तो ये हमारा जो दिखाई पड़ता है ऑप्शन ये 34 और 12, अर्थात ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। तो ये इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। अब 16 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः होती है, तो कहाँ होती है। लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है या पूर्ण बेलोचदार होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलोचदार होती है। क्या होती है? ये बेलोचदार होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर की यदि बात की जाए तो नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है क्या कृषि से संबंधित है, लौह तथा इस्पात उद्योग से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है या मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो मित्रों अगर नीली क्रांति की बात करते हैं तो ये संबंधित है मत्स्य उद्योग से, यानी मछली पालन से। मत्स्य उद्योग जो है चीन का प्रथम स्थान है और भारत में ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो मछली होती है वहाँ पकड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18 नंबर है। 18 नंबर की यदि बात करते हैं तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। क्या पारादीप में है, बरौनी में है, कोयली में है या डिगबोई में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ये पारादीप हो जाएगा। ये पारादीप हो जाएगा, पारादीप। तो अब रिफाइनरी स्थल कुछ दिए गए हैं, उनके नाम को जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो रिफाइनरी एक तरफ लिख लेते हैं, रिफाइनरी। दूसरा लिखते हैं राज्य। राज्य इसका क्या है और इसकी क्षमता कितनी कितनी है, अर्थात कितनी कितनी क्षमता इसमें रिफाइन की जाती है। तो पहला दोस्तों हमारा है ये पारादीप है। पारादीप है। पारादीप की अगर बात करते हैं तो ये राज्य उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसकी जो क्षमता है वो 15 टन की है। 15 टन की क्षमता है।
दूसरा दोस्तों आता है पानीपत आता है। तो ये पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसकी अगर क्षमता की बात की जाए तो 15 टन होता है। और तीसरा होता है दोस्तों मथुरा होता है। मथुरा की यदि बात की जाए तो ये यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसमें 8 जो है टन की क्षमता है। और चौथा दोस्तों है ये हल्दिया होता है। हल्दिया हल्दिया की बात की जाए अगर तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसका जो है इसकी क्षमता जो है 8 टन की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो क्या धान, मक्का, मूंगफली या मसूर? तो इसका सही अगर आंसर होगा हमारा तो दोस्तों हो जाएगा मसूर। मसूर जो है ये खरीफ फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर हमारा है 20 का। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया है? तो क्या 1949 में कराया गया है, 1964 में कराया गया है, 1951 में अथवा 1982 में कराया गया है? तो इसके सही की बात की जाए दोस्तों तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 1951। 1951 में जो है ये CSO की स्थापना की गई है। और CSO एक राष्ट्रीय आय की गणना इससे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। तो नेक्स्ट की बात करें तो 21 नंबर आता है। 21 नंबर देख लेते हैं। तो यह है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य है, पंजाब है, केरल है या हरियाणा है? तो अगर राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य है। और हरियाणा राज्य में जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में बालक बालिका का अनुपात जो है वो सबसे कम है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो सन में देख लेते हैं। ऑप्शन में 1917 है, 1927 है, 1937 है और 1947 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, जो कि 1927 है। और 1927 में जो है भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। अब 23 नंबर की यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन दिया है लोक चुनाव का मतदान करना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, अथवा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन, लोक चुनाव में मतदान करना, ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो क्या दोस्तों अनुच्छेद 109 है, या 110 है, अनुच्छेद 11 है, या अनुच्छेद 112 है? तो अगर अनुच्छेद की बात करें कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है मित्रों, तो वो किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में किया गया है, जो कि बी ऑप्शन हमारा दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देशित करता है? तो वो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है। तो दोस्तों अनुच्छेद अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है, अर्थात निर्देश देता है। तो चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर की बात करें तो विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? विटामिन ये जो है रिकेट से है, तो कौन सा सुमेलित है ये हमको बताना है। तो विटामिन ये जो सुमेलित है दोस्तों, अर्थात विटामिन ए का मेल होता है, ये होता है रतौंधी से, रतौंधी से होता है। तो ये रिकेट्स है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हुआ। और नेक्स्ट है विटामिन B1। तो विटामिन B1 है बेरी से है, और विटामिन C स्कर्वी से है, और विटामिन D रिकेट्स से है। तो विटामिन D जो है इसमें नहीं दिया गया है, अर्थात इसको जान लीजिए ये रिकेट्स से है, रिकेट्स या सूखा रोग से है, रिकेट्स या सूखा रोग से है। तो सुमेलन की अगर बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन सा सुमेलित है? तो ये सेकंड और थर्ड सुमेलित है, यानी ये विटामिन बी बेरी सही है और विटामिन सी स्कर्वी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ सही हो जाएगा,
ये आपका विटामिन ए जो कि दिया है रिकेट्स, ये गलत होगा। विटामिन ए का जो होता है वो रतौंधी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27 नंबर। 27 की बात करते हैं। एकोमार्क। एकोमार्क किसी उत्पाद में दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है। जो वो उत्पाद होता है अर्थात वो किफ़ायती कीमत वाला होता है, या पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल होता है, या नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का होता है। तो जो इको मार्क होता है अर्थात जिसको ISI मार्क बोलते हैं, तो वो किस पे लगा होता है? तो दोस्तों अगर ISI मार्क की बात करें, इको मार्क की बात करें, तो वो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, और बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 28। 28 में दिया है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है। तो ये परिघटना किससे संबंधित है? तो परिघटना की बात करें तो क्या परासरण से संबंधित है, या प्रतिपरासरण से संबंधित है, या तरल का पृष्ठ तनाव जो बढ़ता है, या तरल पृष्ठ का तनाव घटता है? तो 28 नंबर की बात कर लेते हैं। तो जो कच्चा आम होता है सिकुड़ जाता है अर्थात इसमें जल लवण उसका अचार बनाया जाता है, तो ये परिघटना जो दोस्तों होती है वो परासरण की जो है परिघटना होती है। परासरण इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर। 29 है निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले क्या आता है? ऑप्शन में दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक और एल्युमिनियम। तो इसका कौन सा सही क्रम होगा? तो सही क्रम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पहले तो होगा सोडियम। तो सोडियम होगा सोडियम, और उसके बाद मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा और जिंक होगा। तो ये आंसर हमारा मिल गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, और ये जो है ये अभिक्रिया का इसका क्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है प्रतिजन, यानी जिसको एंटीजन बोलते हैं इंग्लिश में। एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? जो शरीर के तापक्रम को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, अथवा विश्व के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न की अगर सही की बात करें दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। और एंटीजन, इसमें प्रतिजन जो होता है अर्थात जिसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको बोलते हैं RBC, ये इसमें पाया जाता है। और प्रतिजन जो होता है यानी एंटीजन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। और दोस्तों प्रोटीन की अगर बात करते हैं यानी एंटीजन की बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो ये प्रकार का होता है, दूसरा बी प्रकार का होता है। और एंटीबॉडी WBC में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये है 31 नंबर। अब आ जाते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर दोस्तों मैथमेटिकल है और मैथ से दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 11,111 का वर्ग क्या होगा? तो 11,111 का जो वर्ग होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 12, 34 और 54, 12, 34, 54 और 321। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये वर्क करके देखना पड़ेगा। ये वर्क करके आप देख सकते हैं। ये सी जवाब इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल इस समय चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 32 नंबर दिया है। 32 नंबर ये कहता है कि किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 भाग कितना होगा? चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग जो है ईंट का भार कितना है? ईंट का भार देख लेते हैं। तो ईंट के भार की बात करें तो ये 7/8 किलोग्राम है। 7/8 किलोग्राम है। अब एक भाग जो है, एक भाग ईंट का भार है, तो एक भाग ईंट का जो भार हो जाएगा ये हो जाएगा 7/8 और ये बटा हो जाएगा 3/4। 3/4 हो जाएगा। ओवरऑल इसको लिखते हैं तो 7/8 हो जाएगा गुणे 4/3 हो जाएगा। अब ये इसको यही इतना रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है 5/7 जो पूछा गया है भाग ईंट क्या होगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा 7/8 गुणे 4/3 गुणे 4/3 और गुणे हो जाएगा 5/7। ओवरऑल इसको क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। तो हल करने के पश्चात हमको 7 को 7 से हटा देना है और
4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये आता है ओवरऑल जो क्या, तो 5 बटा और 3 दूनी 6, यानी 5/6 जो हमारा किलोग्राम में आ जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो 5/6 kg आ जाएगा। 5/6 kg आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33 नंबर। निम्न में किसका मान शांत दशमलव प्राप्त होगा? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका शांत दशमलव में अगर हम गणना करते हैं तो ये 9/36 है, अर्थात सी ऑप्शन है, ये 9/36 है। और 9/36 का अगर हम भाग करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, और ये इसका मान जो है शांत दशमलव है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 9/36। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या तो क्लियर है 9 है, लेकिन छात्राओं की संख्या क्लियर नहीं है। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत दिया है 12 और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 दिया गया है। संख्या तो नहीं मालूम है, लेकिन इसका औसत दिया गया है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की क्या जो है संख्या होगी। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये दिया है। अब मान लेते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है? x है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लिया लड़कियों की संख्या x है, x है। अब इनका प्राप्तांक जो हो जाएगा वो 14x हो जाएगा। अगर संख्या x मानी गई है तो 14x हो जाएगा। और लड़कों की संख्या अगर बात करते हैं तो लड़कों की संख्या अगर 9 है तो लड़कों का कुल प्राप्तांक हो जाएगा दोस्तों, ये 12 दिया गया है। और 12 × 9 तो 12 9 होता है 108, 12 9 होता है 108। अब सभी छात्रों का बात करते हैं, ये सभी छात्र हो गए। तो सभी छात्र की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा x + 9, x + 9 और गुणे हो जाएगा 13.1। अब ये हो जाएगा, इसको यहाँ तक आप उतार सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तो ये हो जाएगा 14x और प्लस 108 बराबर हो जाएगा 13.1। x गुणे हो जाएगा 11 मतलब 117.9। तो ये हो जाएगा 14x - 13.1 x बराबर हो जाएगा 11 7 117.9 - 108। अब इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसमें से 100 और इसमें से 100 घटा लेते हैं। तो ये 0.9x बराबर हो जाएगा, ये 9.9 आ गया। और उसके बाद x बराबर जो मान हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 11 9 99 हो जाएगा, अर्थात ये x का मान 11 आ जाएगा। x का मान जब 11 आ जाएगा तो अब करते हैं कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या लिख लेते हैं इसको। तो इसको जब ज्ञात करते हैं तो ये 11 और प्लस 9 हो जाता है, तो दोनों मिला के दोस्तों हो जाता है 20। क्या होता है 20, अर्थात कुल जो छात्र हैं वो 20 हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, जो सवाल हमारा है कुछ इस प्रकार से है, एक दिन कितना प्रतिशत 18 मिनट के हैं? तो एक दिन कितना प्रतिशत 18 मिनट के हैं? तो ये एक दिन का कुल जो मिनट होता है, एक दिन का जो मिनट होता है वो 24 और गुणे 60 होता है। अर्थात एक दिन में दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। और मिनट की बात करें तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कुल मिला के जो ओवरऑल हमारा मिनट बनेगा ये बन जाएगा 1440, यानी मिनट बन जाएगा 1440 मिनट बन जाएगा। उसके बाद अब ये 1440 को क्या करते हैं, ये गुणे x बटा 100, ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा। और गुणे हो जाएगा x बटा 100 बराबर 18, ये दिया गया है, ये 18 मिनट के बराबर दिया गया है। तो x का मान हम निकाल लेते हैं। तो ये 18 गुणे 100 हो जाएगा, ऊपर 18 गुणे 100 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ भाग के स्थान पे 1440 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं और काटा पीटी कर लेते हैं। तो 0 से 0 काट देते हैं। उसके बाद में ये इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। और ये 5 रहने देते हैं, ये 18 है। तो 18 का नंबर 18 चौक 72, 4 हो जाएगा। कुल मिला के ये 5/4 हो जाएगा। अब 5/4 को हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 5 को 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग करने पर ये हो जाएगा 4 का नंबर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ जो है
ये 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2, 4 पंचे 20 अर्थात इसका जो आंसर आएगा 1.25। 1.25 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये परसेंटेज में पूछा गया है, परसेंटेज में 1.25% हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढाक के वही 3 पात होना जो मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? सदा एक सा, यत्नपूर्वक करना, या उटपटांग काम करना, या निर्धन होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ये हो जाएगा, सदा एक सा रहना, यानी ढाक के 3 पात होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंदोलन शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। क्या आरोहण है, उद्वेलन है, अभियान है, या उच्छलन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभियान हो जाएगा। आंदोलन अभियान शब्द जो है समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर हमारा दिया गया है, ये है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। तो अवज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है, या कृतज्ञ होता है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा होता है, सर्वज्ञ मतलब सर्व होता है। इसके क्रम में अगर अल्पज्ञ को देखते हैं तो जो कम जानता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अभिज्ञ है जो जानकार दक्ष निपुण होता है, और कृतज्ञ जो होता है जो किए गए उपकारों को मानता है। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये पंक्ति दी गई है और ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इस कविता में। तो क्या है? तो इसका जो सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास है, या जूही की कली है। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये, सरोज स्मृति इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये दोस्तों है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, सरस्वती, मधुमती, इंदुमती, या एरावती। तो ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है दोस्तों, वो है सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका है। और महावीर जो द्विवेदी है, इनकी और पत्रिकाएं भी हैं, प्रमुख रचनाएं। तो इन रचनाओं में इनका जो अगला आता है वो आता है बिखरे मोती। क्या आता है? बिखरे मोती आता है। दूसरा आता है दोस्तों ये काव्य मंजूषा आता है, काव्य मंजूषा आता है। और नेक्स्ट आता है कविता कलाप आता है, और देवी स्तुति आता है। लास्ट आता है देवी स्तुति आता है। ये इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा है अंग्रेजी का पैसेज, जो कि 41 से 43 तक का दिया गया है। तो सबसे पहले इस पैसेज को थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो इसका पहले स्टेटमेंट कर लें, तो उसके बाद पैसेज को देखते हैं। तो ये पैसेज दिया है, यह है एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिमाइंड spectacles and very dusty cloth set by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, truck, and men, women, and children were crossing it. The mule-drawn carts strayed up to the steel bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trunks ground up and were heading out of it. All these patients folded along the ankle deep in dust, but the old man sat there without moving. अब चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि पैराग्राफ पर आधारित है। तो ये पैराग्राफ है, यानी प्रश्न है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन वेयरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टील रिमाइंडिंग स्पेक्टेकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 42 नंबर है। 42 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये है मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड ह्यूमन बींग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ट्स एंड ट्रक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर। 43 नंबर की बात करते हैं। तो वो वी आर हेल्पिंग टू पुश दी म्यूल ड्रॉन कार्ट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोल्जर्स।
यानी सैनिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी सुइटेबल वर्ड्स। इसमें फिल दी इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। तो ये है ईच मैन एंड ईच वुमेन, यहाँ भरना है ये वोट। तो हैव, हैज, कैन या मस्ट, इसमें क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो भरा जाएगा वो बी ऑप्शन हैज भरा जाएगा, हैज इसमें भरा जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है फाइंड आउट दी प्रेडिकेट इन दी सेंटेंस गिवन वैल्यू रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 46 नंबर, 46 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। तो ये रीजनिंग से संबंधित है। तो ये 46 नंबर कहता है एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं। अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब है? तो इनके स्थान को अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं कि पहला होता है स्थान और दूसरा होता है विषय। अब इसको जैसा जैसा वो बता रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या एक, इसमें 5 जो किताबें हैं और अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है। तो गणित से ऊपर यहाँ गणित लिखते हैं और गणित से यहाँ क्रमांक पहले लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो क्रमांक जो है पहले गणित है और गणित के ऊपर अर्थशास्त्र है, गणित के ऊपर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। उसके बाद कहता है, उसके बाद सवाल में कहा गया है कि संस्कृत हिंदी के नीचे है। तो संस्कृत जो है हिंदी के नीचे है, तो अब हिंदी लिखते हैं, हिंदी, और उसके नीचे संस्कृत लिख देते हैं। और उसके बाद फिर कहता है विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो लास्ट में विज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान हो जाएगा। अब इसका क्रम जो देखते हैं, तो क्रम पहले अर्थशास्त्र का क्रम 5वां है और गणित का क्रम 4था है, गणित का क्रम ये जो है 4था है। तो इसको पहले थोड़ा मिटा लें, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद क्रम इसका समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र का क्रम 5वां है और जो गणित का क्रम है वो 4थे स्थान पर है। तो 4था हो गया गणित का स्थान। और उसके बाद हिंदी, हिंदी का 3रा हो गया और 2 संस्कृत हो गया और 1 विज्ञान हो गया। अर्थात वो नीचे से चलते हैं तो 1, 2, 3 और 4 और 5 ये सभी क्रमांक हो गए 1 से 5 तक के। अब इस प्रकार जो स्पष्ट है पूछा गया है कि सबसे नीचे कौन सी किताब है। तो सबसे नीचे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो आपका आता है विज्ञान की किताब सबसे नीचे है। तो विज्ञान इसका सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी का उस महिला के साथ क्या संबंध है? तो सवाल के अनुसार देख लेते हैं। तो कहा गया है कि किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी है महिला है, संकेत करके कहते हैं वो मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। तो मान लिया कोई ये व्यक्ति है और इसके पिताजी हैं और इसके ये दादा हो जाएंगे। ये दादा यहाँ है और इसका जो पोता है या पोती है यहाँ है। अब ये कहता है कि वो मेरे दादा यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र हो गए, इनकी पुत्री हो गई। तो उस आदमी का उस महिला के साथ क्या संबंध है? तो इस क्रम में दोस्तों ये इसका जो है इसकी बहन हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये इसका भाई हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन ये इस महिला का वो भाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 अक्षर शब्द हैं, यानी चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द हैं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं। वही संबंध के दाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। तो दिया गया शब्द विकल्पों में दूसरा कौन सा है? ओवरऑल सीधा सीधा जान लेते हैं कि तापमान का संबंध अगर डिग्री से है तो दूरी का संबंध किससे होगा? तो तापमान का अगर संबंध की बात करें तो डिग्री से है, तो उसी प्रकार जो दूरी का संबंध होता है दोस्तों वो सभी जानते हैं किलोमीटर से होता है। ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर, क्योंकि तापमान डिग्री में मापी जाती है और दूरी जो है किलोमीटर में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। अब 49 नंबर देख लेते हैं। तो आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था और संजय आशीष के 12 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा था, यानी सोमवार को पड़ा था, तो संजय जो है
किस दिन पैदा हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 का जो दिन था, यानी 26 जनवरी और 1980 का जो दिन था, ये था सोमवार। ये सवाल में दिया गया है। अब जो 15 फरवरी की बात करते हैं, तो ये 12 दिन पहले 15 फरवरी आ जाता है। तो ये दोस्तों इसका जो दिन था वो 3 फरवरी था। 3 फरवरी और 3 फरवरी 1900 जो है 3 फरवरी 1980 को संजय पैदा हुआ है। तो अब ये जो स्थान देखते हैं, तो ये जो जनवरी है, अर्थात जो जनवरी है, जनवरी 31 से लेकर 26 तक का जो है 5 इसमें शेष दिन है, और फरवरी में जो है दिन है वो 3 है। तो कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 8। दिनों की संख्या जो हो जाएगी 8, तो भैया सोमवार ये दिया है सोमवार, और सोमवार में 8 और जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा। तो सोमवार में अगर 8 जोड़ते हैं तो 7 जोड़े तो सोमवार, और 8 जोड़ दिए तो मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार इसका सही जवाब हो जाएगा। और मंगलवार दिया किस में गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मंगलवार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यह है 35 लड़कों की एक कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, नीचे से उसका क्रम क्या है। ऊपर से 12वां है, यानी ऊपर से अगर देखा जाए तो 12वां है, और नीचे से स्थान क्या होगा ये बताना है। तो कुल संख्या जो है दोस्तों 35 है। 35 है, ये सवाल में दिया गया है। तो 12वां है तो 12 घटा लेते हैं। तो 35 से अगर 12 निकालेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2, यानी 23 होगा। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ओवरऑल ये हो जाएगा 24, और 24 जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 51 नंबर देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात अमेरिका भी है, मैक्सिको और कनाडा सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 52 नंबर। अब 52 नंबर देख लेते हैं। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। क्या एमसी मैरी कॉम ने जीता है, मीराबाई चानू ने, या अदिति अशोक ने, या भाविना पटेल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी, मीराबाई चानू हो जाएगा। मीराबाई चानू ने जो ईयर पुरस्कार, ईयर ऑफ द यानी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्षमा करना, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। तो 53 नंबर ये रहा हमारा। अब यहाँ देखते हैं एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। के एम चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, के पी के शाही, या नृपेंद्र मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा के एम चंद्रशेखर। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये है माई लाइफ इज ए कामरेड। माई लाइफ इज ए कामरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो ये पिनराई विजयन की है, सुधाकर रेड्डी की है, या के शैलजा की है, अथवा मंजू सारा राजन की है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, के शैलजा की है। के शैलजा की ये जो है माई लाइफ इज दी कामरेड पुस्तक इनकी आत्मकथा है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल में किस देश में प्रभावित किया है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 56 नंबर है। 56 की अगर बात करते हैं तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किस अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो अमित शाह हैं, भूपेंद्र यादव हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। अर्थात इस परियोजना का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 57 नंबर। तो 57 नंबर की यदि बात करते हैं तो किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये की गई है 2025 तक की। 2025 तक जो है ये भारत को डॉपलर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। और ये भारत का पहला डॉपलर जो रडार है ये चेन्नई 2005 में लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो जी कमला वर्धन राव हैं, आर के गुप्ता हैं,
अनिल कुमार लाहौटी हैं या अरविंद वालिया हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर। 59 नंबर की यदि बात करते हैं तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो लॉलिना बेगोहेन है और कैटलिन एनी पार्कर हैं या गोयन थी ताम है या निकाहत जरीन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये लॉलिना बोगेन यानी लॉलिना बोर्गेहिन, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम अजीब अजीब मिल रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो बधाई दो और गूंगबाई काठियावाड़ी या नो टाइम टू डाई या द व्हाइट टाइगर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो यह है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है या नेशनल बोटनिकल गार्डन नहीं है या बकरी अनुसंधान संस्थान नहीं है या नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो शब्द टी, शब्द जो टी है ये किस खेल से साथ जुड़ा हुआ है? क्या हॉकी के साथ जुड़ा है, क्या पोलो से जुड़ा है या गोल्फ या बैडमिंटन से जुड़ा है? तो दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? तो जो टी शब्द है यानी टी खेल है ये जुड़ा हुआ है गोल्फ से। क्या है ये? गोल्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर देख लेते हैं। तो 63 नंबर कहता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन जो विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था या डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था या 1928 में सीवी रमन ने ये खोज की जिसे बाद में जो रमन प्रभाव के नाम से जाना गया कहा गया, या ऑप्शन डी दिया है प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया। तो इस दिन की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है 1928 में सीवी रमन ने ये खोज की जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर। 64 नंबर की यदि बात करते हैं तो यह है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या इंदिरा गांधी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शंभू महाराज संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से और शास्त्रीय संगीत से या भरतनाट्यम से या कथकली से। तो जो शंभू महाराज हैं दोस्तों वो संबंधित किससे हैं? वो हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और ये बिरजू महाराज जो ब्रिजमोहन मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, इनका संबंध भी लखनऊ घराने से कथक नृत्य से रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 66 नंबर। 66 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दिया है भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है या शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है अथवा द्रोणाचार्य पुरस्कार है? तो दोस्तों पुरस्कार की यदि बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। तो सुगम संगीत गायन शैली है हेरी एक श्रृंगारिक रचना है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, यानी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, मिथिला क्षेत्र में है या ब्रज क्षेत्र में है या मगध क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात ये ब्रज क्षेत्र में है। जो सुगम संगीत गायन शैली है हेरी, ये श्रृंगारिक रचना ब्रज क्षेत्र की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 68 नंबर। 68 है संयुक्त राज्य जलवायु यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 कहाँ आयोजित किया गया है? मॉस्को है और अबू धाबी है, मैड्रिड है या लंदन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर। 69 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो ये है स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण और वाणिज्य और उद्योग। तो इसका जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग। यही वाणिज्य और उद्योग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम सरकारी भाषा है वो क्या है? रूसी है, अरबी है, चीनी है अथवा स्पेनी है? तो जो भाषा है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी अरबी भाषा है। अरबी भाषा है। अब चलिए निर्देश दिया गया है जो कि 71 से 80 तक के हैं, जिसमें हिंदी के गद्यांश दिए गए हैं। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये गद्यांश दिया गया है। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत है। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म, दलदला युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी भी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र को स्वाभाविक जो ममता होती है, मानव ही नहीं पशु पक्षी और अपना देश प्यारा होता है। सभी को अपना देश प्यारा होता है और संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं और देश प्रेम का जो अंकुर होता है सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन जो परीक्षा की घड़ी आने पर वो भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस गद्यांश पर आधारित है। तो 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है सभी मानवों में है या सभी प्राणियों में है, सभी पक्षियों में या सभी पशुओं में है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी प्राणियों में ये विद्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है सच्चा देश प्रेमी है। तो सच्चा देश प्रेमी कौन होता है? वीर सपूतों की जो कहानियाँ सुनाता है, मातृभूमि का जो जयघोष करता है, या परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, अथवा अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है? तो कौन होता है जो सच्चा प्रेमी कहलाता है? तो दोस्तों परीक्षा की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्रम में अगर देखा जाए तो ये हमारा नंबर जो चल रहा है, एक मिनट इसको, हाँ यहाँ आ जाते हैं। तो अगला हमारा आता है 73 नंबर। 73 नंबर दोस्तों है देश प्रेमी का अभिप्राय है देश के प्रति कोमल भावों का उदय हो और अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, या देश हित के लिए शत्रु में संघर्ष करना, या देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व तो ममत्व हो। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, देश के प्रति व्यक्तित्व का स्वाभाविक ममत्व हो, इसका सही उत्तर होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 नंबर की बात करें तो संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर घूमकर वे थक जाते हैं, या उन्हें रात में आराम करना है, या जानवर भी अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं, या उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उन्हें जो अपना नीड़ होता है यानी अपना घोंसला होता है वो प्यारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वही देश महान जहाँ के लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, या बेरोजगार और निर्दमी नहीं हैं, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं, अथवा त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। अब इस हिंदी विषय के अंतर्गत गद्यांश सेकंड भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो गद्यांश सेकंड में दिया है मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है। वो अपनी बुद्धि की सहायता से विचार तक के उपयोगी और ज्ञात की सृष्टि को प्रसार करता है, और हृदय की संख्या सहायता और अनुभवों और भावनाओं को सजाता है और संभालता है। ये बुद्धि का जो संबंध मुख्यतः विचार तर्क और उपयोगी ज्ञान से है, और हृदय के अनुभवों पर भावनाओं से मानव जीवन में बुद्धि और हृदय दोनों के विशेष महत्व रखते हैं। किंतु इन दोनों का कार्य करने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। किसी कार्य को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करने, अपनी कार्य कुशलता को व्यक्त करने, और भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी जो कलाओं का ज्ञान है प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। अब सर्वथा परोपकार की भावना से जो दोस्तों सर्वथा परोपकार की भावना से किए जाने वाले कार्य हैं उनको करने, सुंदर और आकर्षण प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आनंद और उल्लास का अनुभव करने, और दीन और दुखियों को दुअवस्था देखकर दुखी तथा द्रवीभूत होने से हृदय अपनी भूमिका निभाता है।
इस प्रकार जहाँ ज्ञान का संबंध है वहीं बुद्धि की प्रधानता होती है, और जहाँ अनुभूतियों और भावनाओं का संबंध है वहाँ हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार दोनों ही कार्यों को करने के विषय में ये क्षेत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो चलिए इस गद्यांश पर आधारित 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के जीवन में बुद्धि और हृदय क्या करते हैं? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, या दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों का साथ साथ कार्य करते हैं, दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अगर इसकी आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका डी ऑप्शन जो है, दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है, अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञान में अर्जित करने में हृदय सहायता करता है, बुद्धि मदद करती है। बुद्धि और हृदय दोनों सहयोग करते हैं, दोनों को सतर्क रहना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्धि मदद करती है। बुद्धि क्या करती है? मदद करती है। ये प्रश्न के उत्तर जो है दोस्तों गद्यांश के आधार पर दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की कम आवश्यकता पड़ती है, सतत मेहनत की जरूरत होती है, बुद्धि का प्राधान्य रहता है, या चालाकी से कार्य करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि का प्राधान्य रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर, सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य देखकर हृदय खिल उठता है, बुद्धि प्रसन्न हो जाती है, हृदय पश्चाताप करने लगता है, या बुद्धि विचारशील बनती है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हृदय खिल उठता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो ये है, गरीब तथा दीन दुखियों में को देखकर हृदय पेशीभूत में पड़ जाता है, हृदय दुखी और द्रवीभूत हो जाता है, बुद्धि तथा हृदय गतिशील हो जाते हैं, या दोनों दुखी हो उठते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा, हृदय दुखी तथा द्रवीभूत हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके आगे आता है डीआई का पोर्शन, जो कि कैलकुलेटिव है और आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, अर्थात हर प्रत्येक वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है टारगेट विथ एमजी शर्मा, तो उस नाम से सर्च कर सकते हैं, या आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।